A warm hello to everyone. We will be discussing about the Elizabethan age today, the history of English literature, the series, BA second semester, SSJU, Almora, Soban Sanjina, Almora University, BA second semester syllabus, English, major paper, Elizabethan age, the unit first and topic number 5th. So let's begin. The Elizabethan age actually is marked from 1558 to 1603 as mentioned and is considered one of the greatest periods in English literature. Right? Remember, this is known as the greatest periods in English literature. One of the greatest periods, we call it Great Age. It is named after Queen Elizabeth I, who ruled England from 1558 to 1603. This period is often called the golden age of English literature because of its rich creativity in poetry, drama, and prose. Means literature from all dimensions we see it developed, whether it is poetry or drama or prose. We see a different or a unique or we call it the golden era began. The golden era of English literature began in Elizabethan age. Just because of poetry, the development in poetry, the development in drama, और development in prose. तो भाई एलिजाबेथन एज एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर लिटरेचर के हर जॉनर, चाहे वो पोइट्री हो, प्रोज हो, ड्रामा हो, सभी जॉनर में जो है रिच क्रिएटिविटी हम देखते हैं, है ना। कई सारे ऐसे जो मास्टरपीसेस हैं, कई सारे ऐसे जो है बड़े बड़े ग्रेट ऑथर्स हैं जिन्होंने मतलब पोइट्री भी लिखी, ड्रामा भी लिखा और प्रोज में भी मतलब जो है अपने वर्क्स लिखे हैं। इसीलिए गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, गोल्डन एज, है ना। अब इसमें देखते हैं राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, yes, Christopher Marlowe, the father of English drama, we call him father of English drama, and Edmund Spenser, Sir Philip Sidney, है ना, flourished during this period. विलियम शेक्सपियर इतने महान ये ड्रामेटिस्ट हैं, पोएट हैं कि इस एज का नाम, इनके कंट्रीब्यूशन इतना मतलब इस लेवल पे है कि इस एज का दूसरा नाम ही एज ऑफ शेक्सपियर है। आई हैव गिवन सेवरल अदर नेम्स ऑफ द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो एज ऑफ विलियम शेक्सपियर को कि एज ऑफ शेक्सपियर भी कहो, तो एलिजाबेथन एज का दूसरा नाम जो है एज ऑफ शेक्सपियर भी है। क्यों? क्योंकि भाई इनका कंट्रीब्यूशन, वो चाहे पोइट्री हो, ड्रामा हो, तो उसमें जो है काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा है ना। तो पोइट्री में इन्होंने जो है सोनेट सोनेट लिखे, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे हैं, मोर देन 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं। 37 प्लेज तो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास जो है अवेलेबल हैं, लेकिन जो है अगर हम देखते हैं इससे भी ज़्यादा इन्होंने प्लेज लिखे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो है कई सारी जो है चीज़ें हैं। विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, एडमंड स्पेंसर है, सर फिलिप सिडनी है। मीन्स राइटर्स तो बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। प्रोज में इसमें फ्रांसिस बेकन आ जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन इसमें बीए के लेवल पे आके मतलब हमने थोड़ा बहुत ही इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें दूसरा नाम गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसको हमने बोला ही है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इसको इस एज में जो है ड्रामा के लिए भी हम ये बोलते हैं, दिस इज द एज ऑफ गोल्डन लिटरेचर, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा के लिए भी हम ये शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम दूसरा गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है, क्योंकि लिटरेचर डेवलप्ड फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, है ना। ऑल जॉनर्स ऑफ लिटरेचर flourished during this period. And another name, and so the next the nest of singing bird, इसका दूसरा नाम क्या है?
द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, है ना, ये भी इसको, इस एज को हम कहते हैं। नेस्ट मीन्स ये टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, टाइम पीरियड, नेस्ट मीन्स एक घोंसला, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है इसको नेस्ट हमने कहा, ठीक है। नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड मीन्स पोएट्री, है ना, सिंगिंग पोएम को डिनोट करता है। तो यहाँ पर क्योंकि भाई पोएट्री में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, है ना, सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, और जो है कई नैरेटिव, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को इंट्रोड्यूस किया, है ना। लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स में भी कई सारे वेरिएशंस है, सोनेट में भी कई सारे जो है वेरिएशंस हम देखते हैं, कई सारे जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है उसका, वो उसमें मतलब अलग अलग फॉर्म्स में, स्ट्रक्चर में, अलग अलग राइम स्कीम में जो है एक्सपेरिमेंट हुए, अलग अलग थीम को लेके जो है एक्सपेरिमेंट हुए पोइट्री में, है ना। तो इसीलिए इस एज का दूसरा नाम क्या है, द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, ये भी हम उसको कहते हैं। क्योंकि भाई लिटरेचर में हमने देखा कि पोएट्री हो, प्रोज हो, ड्रामा हो, सभी फॉर्म पे, सभी फॉर्मेट पे जो है लिखा गया, क्योंकि जो एम था रेनेसा का जो मेन एम था वो क्या था, टू रिवाइव, है ना, टू रिवाइव द लिटरेचर, है ना, टू रिवाइव द आर्ट, है ना, तो आर्ट को रिवाइव करना जो मेन एम था, जो रेनेसा का जो मेन एम था, टू रिवाइव द आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, आर्किटेक्ट, है ना। तो इन सब चीज़ों को रिवाइव करने का जो एम रेनेसा का था, विच फ्लरिश्ड फ्रॉम इटली, है ना, फ्लोरेंस इटली, इन 14th सेंचुरी, है ना, मिड मिड 14th सेंचुरी में रेनेसा आया था। बट पूरी तरह से जो जो वो देखते हैं, पूरी तरह से मतलब लिटरेचर रिवाइव हुआ, या फिर लिटरेचर अपने एक हाई पीक पे पहुंचा, है ना, पूरी तरह से वो जो है एलिजाबेथन एज में वो पहुंचा, क्योंकि पोएट्री में, प्रोज में, ड्रामा में, हर फॉर्मेट पे, हर फॉर्म में जो है लिटरेचर लिखा गया, और एक केवल लिखा ही नहीं गया, इसको एक पीक पर भी वो पहुंचा। ड्रामा की अगर हम बात करते हैं, ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा मेनली इंट्रोड्यूस्ड इन एलिजाबेथन एज, है ना, इंग्लिश ड्रामा जो है एलिजाबेथन एज में ही आया, और इससे पहले तक जो है आप अगर डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की अगर आप बात करेंगे तो शुरू होता है लिटर्जी से, लिटर्जिकल प्ले, है ना, जो कि चर्च में शुरू हुए, उसके बाद मिस्ट्री मिराकल प्लेस हो गए, है ना, फिर मोरालिटी प्लेस आ गए, फिर इंटरल्यूड्स वगैरह आ गए। तो लेकिन एलिजाबेथन एज में आते आते मतलब जो है ड्रामा को एक सेप जो है मिला, और इंग्लिश में जो है ड्रामा लिखने शुरू हुए एलिजाबेथन एज में, जो कि इंग्लैंड की नेशनल लैंग्वेज है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ड्रामा है, दैट इंग्लिश ड्रामा पर्टिकुलरली फ्लरिश्ड इन एलिजाबेथन एज। सो flowering of Renaissance, actually the art or the literature revived completely, है ना, and you know reached its peak in Elizabethan age. So we see that the Renaissance flourished completely, है ना, यहाँ पर जो है पूरा जो उसका एम, जो ध्येय था मतलब रेनेसा का, that finds it or gets into done, है ना, तो वो पूरा तरह से पूर्ण हुआ, है ना। द एम एक्चुअली फुलफिल्ड here in Elizabethan age, the aim which had you know the Renaissance, the aim which Renaissance had in 14th century, just because of the Renaissance, came in 14th century, which flourished in Elizabethan age completely, we say, है ना। So 14 to 17, 14 to 16th century, यहाँ पे 14 to 16th सेंचुरी में रेनेसा जो है पूरी तरह से 16th सेंचुरी में आता है, पूरी तरह से मतलब जो है उसका रिवाइवल हम देखते हैं, रीबर्थ हम देखते हैं, रीबर्थ ऑफ आर्ट हम देखते हैं। तो वो एलिजाबेथन एज में पूरी तरह से वो हो गया, और एक हाई पीक पर भी वो पहुंचा, है ना, लिटरेचर। तो इसीलिए इस एज का दूसरा नाम क्या है, द फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा भी हमसे कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हुआ, और एक बढ़िया सा डायग्राम के साथ मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन एलिजाबेथन एज, इन पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, है ना। इन पोएट्री सोनेट्स वगैरह आ गए, है ना,
सोनेट्स क्या होते हैं, सिंपली अगर एक लाइन में अगर हम कहेंगे तो 14 लाइन पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन, है ना, 14 लाइन लव पोएम, 14 लाइन लव पोएम, है ना, जिसमें जो है एक पोएट है, स्पीकर जो है अपने अनरिक्वेटेड लव, एक तरफा जो प्रेम है उसको अपने बिलवेड के लिए जाहिर करता है। 14 लाइन लव पोएम, सिंपली वी कॉल इट, रिटन इन a fixed pattern that is iambic pentameter, है ना, iambic pentameter, तो iambic pentameter में लिखा जाता है ना, with a particular rhyme scheme, है ना, इसमें राइम स्कीम भी, तो राइम स्कीम भी इसमें एक फिक्स्ड राइम स्कीम भी होती है ना। तो iambic pentameter ये एक रूल है दैट इज अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का पैटर्न, है ना, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल, सिलेबल वोवल साउंड, है ना, तो अनस्ट्रेस्ड पेयर ऑफ इयाम्ब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, इयाम्ब क्या होता है, ये वोवल साउंड का पैटर्न होता है। पहले तो ये समझ लो कि मीटर, किसी भी पोयम में अगर लय है, रिदम है ना, रिदम, रिदम को क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे, ठीक है, पोएट्री में रिदम मतलब क्या है, मीटर है। हालांकि रिदम और मीटर में देर इज स्लाइट डिफरेंस, बट ब्रॉडली आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि जो है रिदम, रिदम जो किसी भी गाना, क्योंकि पोएम जो है एक सॉन्ग लाइक होता है ना, वी कैन सिंग, है ना, वी कैन सिंग लाइक अ सॉन्ग, पोएम कैन बी, पोएम इज पोएम बिकॉज इट हैज अ म्यूजिकल क्वालिटी, है ना, इसमें क्या है, म्यूजिकल क्वालिटी है, एक रिदमिक है ये, है ना। तो जो रिदम है, जो पैटर्न है, वो किस चीज का पैटर्न है, ये है वोवल साउंड का पैटर्न है ना, वोवल साउंड। जैसे एक तो वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, 5 वोवेल्स आते हैं, बट 5 वोवेल्स, जो 5 वोवेल्स हैं उनके जो है कुल मिला के 20 साउंड्स हैं, है ना, उसमें 12 प्योर साउंड्स, प्योर वोवेल साउंड्स है, और 8 जो है वो डिप्थॉन्ग्स है, मिक्स्ड वोवेल साउंड, वोवेल ग्लाइड्स को कह दो। तो भाई देखो, 5 वोवेल्स के 20 साउंड हैं, इंक्लूडिंग वोवेल ग्लाइड्स, है ना, डिप्थॉन्ग्स। तो इन्हीं वोवेल साउंड जो हैं उसका एक पैटर्न है ना, जब किसी भी वोवेल साउंड में अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड साउंड का एक पैटर्न बनेगा, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर इट, है ना, जॉय फॉर इट, सपोज ये हमने से कहा, तो अ थिंग, अ क्या है, अ अनस्ट्रेस्ड है, थिंग, थिंग में स्ट्रेस पड़ रहा है तो ये स्ट्रेस है, तो अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, है ना, अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल को इयाम्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, इयाम्ब कहते हैं। और इसके 5 जोड़े होंगे, ऐसे ही ये 5 अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड 5 जोड़े होंगे तो पेंटामीटर उसका नाम पड़ जाएगा। तो भाई याम सिंपली आप क्या है, ये एक फुट है, और जो है ये एक मिनिमम यूनिट है ना, फुट क्या है, एक मिनिमम यूनिट है किसी भी लाइन में मीटर को निकालने के लिए, है ना, मीटर की मिनिमम जो है इसको क्या कह सकते हैं आप, यूनिट है ना, मीटर को मेजर करने के लिए मिनिमम यूनिट है क्या, फुट। और फुट 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 भी फिर जो है आगे जाके कई टाइप्स के हो जाते हैं, उसमें इयाम एक प्रकार का फुट है, ठीक है, और इयाम क्या है, वो एक पेयर है, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड वोवल साउंड का, है ना, अनस्ट्रेस्ड या फिर स्ट्रेस्ड वोवल साउंड दो पेयर में रहेगा, ठीक है। तो ये एक नियम है भाई, देखो इस प्रकार के नियम में पोएम लिखता कितना टफ है। आप इसमें कह रहे हैं कि भाई पहला शब्द अनस्ट्रेस होना चाहिए, दूसरा शब्द स्ट्रेस होना चाहिए, है ना, और वो ऐसे शब्दों को फिर पिरो के मतलब जो है एक वो लय बननी चाहिए, है ना, और उसके जाके आगे उसमें राइमिंग भी होना चाहिए, आगे तुकबंदी भी होना चाहिए, लास्ट में वोवल साउंड का मैचिंग भी होना चाहिए। तो भाई इस प्रकार के नियम में कोई पोएम लिखना कितना टफ है ना। तो भाई फिर भी इस एज में जो है सोनेट लिखे गए, सोनेट क्या होगा, फिक्स्ड 14 लाइन का ही वो पोएम होगा, इसमें 14 से 15 भी लाइन नहीं होगी भाई। पहली तो कंडीशन ये है कि ये 14 लाइन का होगा, दूसरी कंडीशन ये है कि वो एक जो है
एक फिक्स्ड पैटर्न पे स्ट्रक्चर में वो लिखा जाएगा, और स्ट्रक्चर भी इयाम्बिक पेंटामीटर में अगर लिख रहे हैं आप तो उसमें भी फिर जो है आपका अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का वो पैटर्न बनता हुआ होना चाहिए, है ना। और उसमें भी फिर राइम क्या होना चाहिए, राइमिंग होना चाहिए, है ना, लास्ट के शब्दों का। यानी कि राइमिंग क्या है, राइम मैचिंग ऑफ एंड वोवेल साउंड है ना, मैचिंग ऑफ एंड वोवेल साउंड, लास्ट में जो एंड में जो वोवेल साउंड है उनका कंसेक्यूटिव लाइंस में मैचिंग है ना। कंसेक्यूटिव लाइंस मीन्स एक के बाद एक जो लाइन है उसमें जो है शब्दों का वोवेल साउंड का मैचिंग होना, तुकबंदी उसको आप कह सकते हैं, तो वो होना चाहिए। उसमें भी फिर एक स्कीम जो है उसकी बनती है। तो ये भाई इस नियम में जो है सोनेट लिखे गए, तो कितना टफ है, मतलब आप देखिए, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो लिखे गए किस एज में लिखे गए, हमने कहा भाई एलिजाबेथन एज में सोनेट्स, इंग्लिश सोनेट्स लिखे गए। तो पोएट्री में इस प्रकार के, इसीलिए द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा ना, है ना, क्योंकि भाई म्यूजिकल क्वालिटी, बिकॉज ऑफ म्यूजिकल क्वालिटी, है ना, बिकॉज ऑफ द पैटर्न, द एक्सपेरिमेंट्स इन पोएट्री, है ना, took place in Elizabethan age. Therefore, it is known as the nest of singing bird. है ना, the poems में हम देखते हैं कि ब्लैंक वर्स एक एक फॉर्म ये उभर कर आया, है ना, ब्लैंक वर्स में सेम यही है, ऐसा ही कुछ है इसमें, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स बाउंडेशन है, लेकिन इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर होगा, है ना। नियम तो इयाम्बिक पेंटामीटर लगेगा, लेकिन लास्ट में जो राइमिंग है, तुकबंदी है, वो नहीं, है ना, ब्लैंक होगा। ब्लैंक इसीलिए खाली, तो तुकबंदी है वो खाली। वर्स क्या है, वर्स मीन्स मेट्रिकल पोएम, एक मीटर रिदमिक, है ना। वर्स भी एक काइंड का, एक प्रकार का पोएम है, काइंड ऑफ पोएम, है ना। बट वर्स जो है, सभी वर्स पोएम हो सकती है, सभी वर्स क्या है, पोएम है। लेकिन सारे पोएम, सभी पोएम वर्स हो, ये कतई मतलब जो है संभव, या फिर कतई जरूरी नहीं है। तो ब्लैंक वर्स ये समझ लो कि इयाम्बिक पेंटामीटर तो होगा नियम में, तो नियम जो है इयाम्बिक पेंटामीटर, यानी कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जो पेयर बन रहा है वो तो बनेगा, 5 बनेंगे वो भी, पेंटामीटर पेंटा मीन्स 5 है ना, 5 पेयर तो बनेंगे, लेकिन तुकबंदी नहीं होगी लास्ट में, मैचिंग ऑफ एंड वोवेल साउंड नहीं होगा। तो इसीलिए इस प्रकार के पोएम्स को हम कहते हैं अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर वाली पोएम्स, और उसमें भी इसका एक सटीक नाम ब्लैंक वर्स उसको हमने रख दिया, है ना, ब्लैंक वर्स। और अगला अगर हम देखते हैं नैरेटिव पोएम, है ना, नैरेटिव पोएम। अब इसमें देखो भाई, हमने फिक्स्ड, इसमें 14 लाइंस की ये पोएम है सोनेट, और ये आगे इसमें ऐसा कुछ बाउंडेशन तो नहीं है। इस इसी फॉर्मेट पर विलियम शेक्सपियर ने अपने सारे प्लेस, मैक्सिमम प्लेस जो है ब्लैंक वर्स में लिख डाले, इसी नियम में, है ना। ये इयाम्बिक पेंटामीटर के नियम में ही सारे प्ले लिखे हैं, मतलब मैक्सिमम प्लेज लिखे हैं। अब लेकिन नैरेटिव पोएम की अगर बात करते हैं, नैरेटिव काइंड ऑफ स्टोरी, ये एक लॉन्ग लॉन्ग पोएम होती है ना, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, जिसमें एक कहानी रहेगी, एक नैरेटिव फॉर्म पे ये कहानी रहेगी, ठीक है। तो पोएट्री ये हो गया। ऐसे ही प्रोज में हम देखते हैं, प्रोज में क्या है, एसेज आ गए, बेकन के एसेज आ गए, है ना, फ्रांसिस बेकन के एसेज आ गए, द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फ्रांसिस बेकन, ग्रेट मैन, है ना। तो भाई ये बेकन के एसेज जो है वो 3 पार्ट में आए, हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो फ्रांसिस बेकन के एसेज पहले पार्ट में जो है 1597 में इनका 10 एसेज फर्स्ट कलेक्शन में इनके 10 एसेज आए थे। सेकेंड कलेक्शन में इनका 1612 में 38 एसेज आए थे, है ना। तो एक डायग्राम हमने बनाया था। तो 1597 में, 1597 है, कितने एसेज, 10 एसेज, ठीक है। और उसके बाद 1612 में 38 एसेज, और 1625 में भाई 58 एसेज, 58 एसेज आए। तो 3 पार्ट में कैसे आए, और भी कई सारे वर्क्स हम लिखे हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, और भाई नोवम ऑर्गनम है ना, कई सारे ऐसे वर्क्स भी उन्होंने लिखे हैं। और essays of course is a form which developed mainly in Elizabethan age, है ना, a form of writing, great form of writing essays. Later it flourished, uh, later ages also, in later ages.
प्रोज रोमांस अनदर फॉर्म ऑफ प्रोज रोमांस, जिसमें कि टेल ऑफ एडवेंचर है ना, टेल ऑफ एडवेंचर, लव का इसमें थीम है, हीरोइक डीड्स हैं, नाइट्स की जो एडवेंचर है उनके हीरोइक डीड्स हैं, है ना, उसको इसमें इस प्रकार के जो प्रोज रोमांस है उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रोज में दो फॉर्म जनरली हम ब्रॉडली स्पीकिंग डेवलप्ड इन एलिजाबेथन एज। एंड ड्रामा, English drama, I already told you that it came in Elizabethan age only, है ना, it came in different forms, tragedy, है ना, comedy, tragicomedy, in tragedy we see revenge tragedy भी इसमें जो है इस एज में आया। तो भाई ट्रेजेडी जो कि जिसकी एंडिंग सैड हो, है ना, विच एंड्स ऑन अ सैड नोट, कॉमेडी काइंड ऑफ प्ले विच एंड्स on happy note, and tragicomedy, mixed comedy which is a mixture of tragedy, a kind of comedy, you know, humorous scenes will be there, humor होगा और कॉमिक सीन्स होंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें मतलब इस इसमें डेवलप हुई। अब ये हमने तीनों चीज़ों में इसमें हमने देखा कि भाई इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन एज में चाहे पोइट्री हो, प्रोज हो, ड्रामा हो, किस प्रकार से फ्लरिश हुआ। इसीलिए तो इसमें भाई हमने कहा कि भाई जो एम था रिनेसा का वो जो है क्या हुआ इस एज में पूरी तरह से जो है वो उसने उसको अचीव किया, है ना। इसलिए फ्लावरिंग ऑफ रिनेसा इसको हम कह रहे हैं ना, फ्लावरिंग ऑफ रिनेसा इस पीरियड को इसीलिए कह रहे हैं, है ना। इससे पहले तक ड्रामा में भाई मोरालिटी प्लेस था, है ना, उसके बाद इंटरल्यूड्स, शॉर्ट कॉमिक सीन्स वगैरह इसमें ड्रामा में हुआ करता था। उससे पहले भी मिस्ट्री प्लेस थे, उससे पहले मिराकल प्लेस थे, उससे पहले लिटर्जिकल प्ले थे। तो वो जो जो ट्रेंड बनता हुआ चलता हुआ आया था यहाँ से एलिजाबेथन एज में पूरी तरह से, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखेंगे कि थिएटर, है ना, थिएटर भी सबसे पहले इसी एज में आया, है ना। जेम्स बर्बेज जो है आगे हम देखेंगे शायद की पॉइंट्स में लिखा होगा, थिएटर आने से मतलब पूरा जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था दैट चेंज्ड, है ना। सडनली अचानक से क्या हुआ कि यहाँ से आने से ड्रामा बहुत पॉपुलर हो गए, हाईली पॉपुलर, बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थिएटर इन 1576। तो चलिए सीरीज से ही बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन एज की अगर हम बात करें तो फ्लरिशिंग पोएट्री में भाई क्या क्या चीज़ें इसमें फ्लरिश हुई। पोएट्स यूज्ड डिफरेंट पोएटिक स्ट्रक्चर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर इन दैट डायग्राम, है ना, जो ऊपर डायग्राम है उसमें मैंने डिस्कस किया थोड़ा बहुत। तो भाई ब्लैंक वर्स अभी हमने डिस्कस किया था, ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड जो राइम नहीं करेगी, है ना। इयाम्बिक पेंटामीटर नियम में तो यही है, इयाम्बिक पेंटामीटर नियम में तो लिखा जाए लेकिन उसमें तुकबंदी नहीं होगी, राइमिंग नहीं होगी लास्ट में, है ना। और यूज्ड इन शेक्सपियर्स प्लेस, है ना, शेक्सपियर ने अपने मैक्सिमम प्लेस जो है इसी पोएटिक प्लेस में, पोएटिक अंदाज में मतलब अपने प्लेस को लिखा है, तो इसीलिए इनके प्लेस को पोएटिक प्लेस भी हम कहते हैं। सोनेट्स भाई 14 लाइन की लव पोएम्स होती हैं, स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम में लिखी जाती है, एक नियम भी हमने इयाम्बिक पेंटामीटर बताया आपको, है ना। तो सोनेट फॉर्म जो है बिकेम हाईली पॉपुलर, और अभी हमने बताया विलियम शेक्सपियर ने तो 154 भाई, कम भी नहीं, 1 2 4 भी नहीं है भाई, तो 54 लिख डाले, है ना। तो नैरेटिव पोएट्री हुई, नैरेटिव पोएट्री में लॉन्ग स्टोरी लाइक पोएम्स वगैरह होती हैं। म्यूजिकल क्वालिटी इस प्रकार की जो है पोएम्स में हम देखते हैं, म्यूजिकल क्वालिटी, poems often had rhythmic and musical quality. Poets carefully chose words for their sound, and some poems were even set to music. कुछ poems तो मतलब जो है म्यूजिक में भी जो है डब हुई, तो म्यूजिक में भी कंपोज हुई, है ना। तो भाई इस प्रकार के म्यूजिकल क्वालिटी जो है पोएम्स में थी। आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म्स, तो कई फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट्स भी हुए भाई। देखिए वेरियस पोएटिक फॉर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो मीटर सच एज ब्लैंक वर्स आ गया, है ना, मीटर फुट वगैरह इसमें यहाँ पे पेंटामीटर में लिखा जा रहा है। कुछ पोएम्स में जो है पेस्टोरल पोएट्री लिखी जा रही है। पेस्टोरल पोएट्री वो पोएट्री है, वो इस प्रकार की जो पोएम्स हैं जिसमें कि रूरल लाइफ दिखाई जाए, है ना,
रूरल लाइफ को हम दिखा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय जो है लाइफ को हम दिखा रहे हैं, ग्रामीण लाइफ को हम दिखा रहे हैं, उसमें चरवाहे हैं, है ना, शेफर्ड्स उसमें आ रहे हैं, और एनिमल्स भी उसमें हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पोएम है, जो ग्रामीण पोएट्री है ना, जो पेस्टोरल पोएम्स उसको हम कह रहे हैं, रूरल लाइफ को दिखा रही है। ऐसे नैरेटिव पोएम्स भी लिखे गए। तो फॉर्म में, फॉर्म्स, पोएट्री के फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट हुए। सोनेट आ गया पहला फॉर्म, दूसरा ब्लैंक वर्स में लिखा जा रहा है, तीसरा पेस्टोरल पोएम्स लिखी जा रही है ना, चौथी भाई नैरेटिव पोएम्स लिखी जा रही है। तो 4 फॉर्म्स तो यही हो गए, और भी चीज़ें लिखी गई इसमें, तो एक्सपेरिमेंट्स हुए कई। और ऐसे ही नेशनल प्राइड, नेशनल प्राइड की जो फीलिंग है, पेट्रोइज्म की जो फीलिंग है, वो भी जो है इस देशभक्ति की जो भावना थी एलिजाबेथ ने इसमें काफ़ी हाई हाई पर पहुंची अपने, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि स्पेनिश आर्मडा, इंग्लैंड की जो विजय है ना, 15 आई थिंक 88 में, 1588 में इंग्लैंड की जो नेवी है उन्होंने स्पेन की जो नेवी है उसको जो है मार भगाया था, ठीक है। तो उसको कहते हैं डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा ना, 1588 इंग्लैंड डिफीटेड स्पेनिश आर्मडा, है ना। तो यहाँ से फिर जो इंग्लैंड की नेवी है उनका जो सुप्रीमेसी है ओवर ओशियन, उसमें जो है आधिपत्य हो गया, ओशियन पे अपना आधिपत्य हो गया, है ना। तो जब भाई इंग्लैंड की जो नेवी है, नेवल आर्मी है, उसका जो समुद्र पे राज शुरू हो गया, तो ट्रेड भी बढ़ा उससे, कई सारी चीज़ें मतलब जो है, तो देशभक्ति की जो भावना है उसको भी जो है बढ़ावा मिला यहाँ से। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा इन 1588, ठीक। तो भाई ये भी हो गया। ऐसे ही थीम ऑफ लव, अगर हम पोएट्री की बात करते हैं, थीम्स ऑफ लव, नेचर, ब्यूटी, ह्यूमन इमोशंस को दिखा रहे हैं, नेचर को दिखा रहे हैं, ठीक है। नेचर में भी जैसे फ्लावर्स को दिखा रहे हैं, रिवर्स को दिखा रहे हैं, आगे लिखा ही है नेचर, नेचर इमेजरी में क्या क्या था, यूज्ड एलिमेंट्स लाइक नेचर, फ्लावर्स, रिवर्स को दिखा रहे हैं, है ना, सीजन्स को दिखा रहे हैं। टू एक्सप्रेस इमोशंस, तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कई प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट्स, इमेजरी, नेचुरल इमेजरी को यूज कर रहे हैं। ह्यूमन इमोशंस को दिखा रहे हैं, अनरिक्वेटेड लव को दिखा रहे हैं, भाई एक तरफा जो प्रेम है उसको दिखा रहे हैं सोनेट के माध्यम से, है ना। ब्यूटी, ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों की, है ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो पोएट्री में हमने देखी। और अगर हम इम्पोर्टेंट राइटर्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट 154 sonnets of William Shakespeare, and he also wrote 37 लिरिकल प्लेस। लिरिकल क्यों? क्योंकि भाई ब्लैंक वर्स में पोएम लिखी है, सॉरी ब्लैंक वर्स में प्लेस लिखे हैं, ब्लैंक वर्स इयाम्बिक पेंटामीटर में, भाई वो नियम है, वो लिखना मजाक बात नहीं है ना, वो कोई आम बात नहीं है। ब्लैंक वर्स में कोई भी चीज़ एक नियमबद्ध होके नाटक लिख देना, भाई कोई छोटा मोटा पोएम भी नहीं, है ना। नाटक लिख दिए, इतने बड़े बड़े नाटक लिख दिए, है ना। तो भाई इसीलिए लिरिकल प्लेस, तभी तो नाम है अगले का। इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई द एज ऑफ शेक्सपियर कह रहे हैं, भाई कोई हल्के में नहीं लेना इसको, है ना। नहीं। तो एडमंड स्पेंसर नोन फॉर फेरी क्वीन, भाई गजब ये पोएम है, ठीक है। फेरी क्वीन डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, है ना। ये एक एपिक पोएम है जिसमें, क्योंकि प्रेज में लिखी है ना, एडमिरेशन में लिखी है एलिजाबेथ फर्स्ट के, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के। अगला जो पोएट हैं सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी, है ना, रिस्पेक्ट टू सर फिलिप सिडनी। ही रोट एस्ट्रोपल एंड स्टेला, अ सोनेट सीक्वेंस एक्सप्लोरिंग लव एंड लॉन्गिंग। भाई 108 सोनेट्स, 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स लिख डाले। सोनेट का ये कलेक्शन है, पूरा एक सीक्वेंस है ना, 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स इस कलेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा हमारा पोइट्री का फॉर्म। और अगर देखें कि ग्रोथ ऑफ ड्रामा की अगर हम देखते हैं, तो इस एज को तो हम कह ही रहे हैं, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश थिएटर, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, है ना। तो द राइज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा विद प्ले राइट्स लाइक विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, है ना। ये 3 बड़े नाम मैं दे रहा हूँ। और क्योंकि भाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और बीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने
काफ़ी हैं, हालांकि राइटर्स तो बहुत सारे हैं, है ना, बट वी हैव टू फोकस दोज एलिमेंट्स एंड दोज राइटर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, which can be asked in your exam. So from that point of view, I'm telling you these three uh, major writers of Elizabethan age, dramatists we call dramatists. They are focused on tragedy, comedy, and history plays, right? So important writers and their plays, yes, William Shakespeare, Hamlet, Macbeth, Romeo and Juliet, and sonnet, of course. Sonnet is a form of poetry, so we will talk only about H, M, and R. I will tell you HOKM, है ना, HOKM. H means Hamlet, four great tragedies of William Shakespeare. ये तो पता होना ही चाहिए भाई इस लेवल पे. तो four great tragedies: Hamlet, O for Othello, K for King Lear. I'm writing here King Lear, right? King Lear, and M for Macbeth. Macbeth it is, है ना. जो हैदर मूवी बनी है वो हेमलेट पे ही बनी है. तो इस प्रकार से मकबूल एक मूवी है जो कि आई गेस मैकबेथ के ऊपर बनी है. तो रोमियो एंड जूलियट ये भी एक बहुत, ये एक ट्रेजिक प्ले है. तो ये इनके ट्रेजेडी है ना, ट्रेजेडी जिनकी एंडिंग जो है वो सैड होती है, मीन्स अ काइंड ऑफ प्ले विच एंड्स ऑन अ सैड नोट, एंड और एट द एंड ऑफ द प्ले वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स डाइज, है ना. तो जो हम देखते हैं जो कि लीड हीरो है या फिर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उस प्ले में, वो एंड में जो है उनकी डेथ हो जाती है. तो एक सैड नोट पर जो प्ले खत्म हो जाता है उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं ना. तो इसीलिए इनकी ट्रेजेडीज हैं. आप आगे देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो. भाई डॉक्टर फॉस्टस, इनका एक प्ले याद रखना. डॉक्टर फॉस्टस लिखना पड़ेगा एग्जाम में भाई, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ठीक है. डॉक्टर फॉस्टस ग्रेट प्ले, में बहुत ही जबरदस्त ये प्ले है. बैन जॉनसन, वोल्पोन द फॉक्स. वोल्पोन द फॉक्स, बैन जॉनसन, महान जो है ये ड्रामेटिस्ट थे इसके. भाई आगे हम देखते हैं प्रोज में अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इसलिए थोड़ा सा पेस से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. डेवलपमेंट ऑफ प्रोज अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मिलेगा राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद एसेज, ट्रेवलॉग्स, रिलीजियस राइटिंग्स वगैरह, है ना. तो एसेज में तो हमने भाई बैकएंड देख ही लिए. ट्रेवलॉग्स में भी मतलब जो है ट्रेवल राइटिंग. ट्रेवलॉग मतलब क्या होता है, लास्ट सेमेस्टर में हमने देखा था ट्रेवलॉग एक टॉपिक ही था उसमें. तो जो ट्रेवलॉग है वो क्या है, ट्रेवल बुक है. ये क्या है, काइंड ऑफ ट्रेवल बुक, है ना, जर्नी, एक जर्नी. नॉन फिक्शन में ये सब जो है नॉन फिक्शन में है. ऐसे ही नॉन फिक्शन, ये भी नॉन फिक्शन, और रिलीजियस राइटिंग भी लगभग लगभग नॉन फिक्शन ही होता है. तो ये हो गया हमारा प्रोज में. इंपॉर्टेंट राइटर्स फ्रांसिस बेकन, known as the father of English essays, ये हम जानते ही हैं. चीज़ों को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर हम देखें तो भाई द फर्स्ट इंग्लिश थिएटर जब हमने बात करी थी 1576 में, जेम्स बर्बेज. यस, जेम्स बर्बेज एक्चुअली ओपनड, established the very first theater, है ना, in 1576. The name of the theater was The Theater, है ना. थिएटर का नाम ही द थिएटर. तो जेम्स बर्बेज, इनके आगे जाके इनके बेटे रिचर्ड बर्बेज, यस यहाँ लिखा है, रिचर्ड बर्बेज ने भी एक थिएटर ओपन किया, ग्लोब थिएटर. इसमें आगे जाके विलियम शेक्सपियर की भी पार्टनरशिप जिसमें हम देखते हैं इनकी कंपनी भी थी, है ना. तो भाई आगे देखें सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, राल्फ डॉयस्टर. डॉयस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पता होना चाहिए इंग्लिश के स्टूडेंट होने के नाते. पहले इंग्लिश के कॉमेडी के ड्रामा की बात हो रही है, यू शुड वेरी वेल नो अबाउट द वेरी फर्स्ट कॉमेडी, है ना, राल्फ डॉयस्टर. डॉयस्टर, निकोलस पुडा, सर निकोलस पुडा, ग्रेट मैन. द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, पहली इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी थी, गोबोडक. गोबोडक, गोबोडक बाय टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सेक्विले. नॉर्टन एंड सेक्विले पहली ट्रेजेडी लिखी है भाई इन्होंने. ग्लोब थिएटर ओपन हुआ भाई 1599 में. रिचर्ड बर्बेज, जो कि जेम्स बर्बेज के बेटे थे, यानी इस कंपनी, है ना.
तो ये था भाई एलिजाबेथन एज का छोटा सा ओवरव्यू। और इस एज में कई सारी चीज़ें मतलब जो है हम देखते हैं, और से कई सारे नाम हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। तो इतना हम आज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा सेकेंड जो है वो यूनिट शुरू होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज। इसके बाद जो है जैकोबियन एज शुरू होती है।